वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 2। इसे शुरू करने से पहले सीजन 1 का रिकैप देख लेते हैं। संग जिनवू एक ही रैंक हंटर है। एक दिन वो ऐसे डंजन में जाता है जो नॉर्मल नहीं था। वहां पर उसके साथियों की जाने जाती है, पर उसके साथियों को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करता है। पर मरने से पहले उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। वो उसे एक्सेप्ट करता है तो उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है। अब उसे एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके वजह से वो ऐसी दुनिया में लेवल अप कर सकता है जहां कोई और लेवल अप नहीं कर सकता। लेवल अप करते हुए वो ऐसे डंजन में पहुंचता है जहां पर इगरिस नाम का एक नाइट एक एम्प्टी थ्रोन की रक्षा करता है। जिन्वू किसी तरह उसे हरा देता है। अब बहुत सारे सोल्जर और मेज आने लगते हैं। वो उन सबको किसी तरह खत्म करता है। उसके बाद उसका फिर से लेवल अप होता है जिसके वजह से वो एक शेडो मोनार्क बनता है। अब वो उसकी न्यू पावर से उन सब की शेडो को एक्सट्रैक्ट करता है और इगरिस को उनका कमांडर बनाता है। अब सीजन 2 की शुरुआत में संग जिन्वू इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के वजह से आराम कर रहा होता है। तभी उसे उसकी बहन जीना का कॉल आता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसे आज उसके टीचर से मिलना है। ये सुन के जिन्वू रेडी हो के उसकी बहन के स्कूल पहुंच जाता है। जिन्वू इतना हैंडसम दिखता है कि उसकी बहन को भरोसा नहीं होता कि वो उसका भाई है। जिन्वू को देख के बाकी लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा होती है। जीना जिन्वू को बोली लगता है आज तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अगर तुम कहो तो तुम्हारी किसी से बात करवाऊं। ये सुन के जिन्वू जीना का गल खींचता है। स्कूल में तू ये सब करने आती है? टीचर जिन्वू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताती है कि वो स्टडी में अच्छा कर रही है। साथ में वो एक लड़की के बारे में बताती है जो अब एक ही रैंक हंटर बनी है। टीचर चाहती है कि वो उस लड़की को समझाए। जिन्वू उस लड़की से मिलने जाता है। ये हान होती है जो सीजन 1 में जिन्वू और यो जिन्यो की टीम का पार्ट थी। जिन्वू उसे जीना की फोटो दिखाता है तो हान पहचान लेती है कि जिन्वू जीना का भाई है। हान बोली मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुम्हें क्या बता के भेजा है, पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटर की जॉब नहीं छोड़ूंगी। जिन्वू बोला तुम एक ही रैंक हंटर हो, इससे तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी। हान बोली अगर तुम मुझे लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो, और वैसे भी तुम भी तो एक ही रैंक हंटर हो ना। जिन्वू बोला मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ डोंगसो जिन्वू और जिन्हू को ढूंढते हुए उस कंट्री में आता है। डोंगसो डोंग सून का भाई है जिसे जिन्वू ने सीजन 1 में गाजर मूली के जैसे काट डाला था, इसलिए वो जिन्वू को मारने के लिए यहाँ आया है। ये बात हंटर एसोसिएशन के मैनेजर वो को मालूम है जो डोंगसो को लेने आया है। वो मैनेजर डोंगसो से सवाल जवाब करता है तो डोंगसो उसे धमकी भरे अंदाज में बताता है वो जो करने आया है उसे करने से रोकने की औकात किसी में नहीं है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बोला तो उन मॉन्स्टर्स के पास पंख आ गए। तब एस रैंक हंटर चोई बोला असली प्रॉब्लम यह है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है। अभी वो थोड़े दूरी तक उड़ सकते हैं पर उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चेयरमैन बोला तो मुझे जल्दी इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। इधर जिन्वू हान को लेके एक गेट के पास पहुंच जाता है। वहां पे एक सी रैंक गेट होता है जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर फ्रेशर्स को ट्रेनिंग के लिए लाए थे। जिन्वू ने मैनेजर आहान के साथ बात करके हान की ट्रेनिंग की बात की थी और वो भी उसके साथ अंदर जाने वाला होता है। तभी वहां पर एक हंटर आता है और अपनी अकड़ में कहता है ये बातें कब तक चलेगी, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। जिन्वू पूछता है ये कौन है? तब वो मैनेजर बताता है कि ये किमचू है जो हमारी नाइट स्ट्राइक टीम को लीड करेगा। देखने में नहीं लगता पर ए रैंक हंटर है। जब से हमने तुम आ रहे हो ये बताया तब से उसका मूड ऑफ है। किम चू बोला पहले क्या कम थे जो इन दो ए रैंक हंटर की बेबी सिटिंग करने पड़ेगी। वो मैनेजर बताता है कि ए रैंक का 1, बी रैंक के 5, सी रैंक के 2 और ए रैंक के 2 ऐसे सब मिला के 10 लोगों की टीम है जो डंजन में जाएगी। जिन्वू सोचता है इस रेड को देखकर हान समझ जाएगी कि ये कितना ब्रूटल होता है। इसके बाद सब लोग गेट के अंदर जाते हैं। डंजन में एंटर होने के बाद वो डंजन गेट रेड कलर में बदलता है। जिन्वू बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो सिर्फ आधा ही बाहर निकल पाता है। तब वो बाहर खड़े लोगों को मदद बुलाने के लिए बोल के अंदर जाता है। डंजन के अंदर जिन्वू आंखें खोलता है तो वो एक बर्फीले मैदान में होता है। बाकी के हंटर ये देख के पैनिक करने लगते हैं। तब किम चू बताता है कि वो रेड गेट था। तब हान जिन्वू से पूछती है कि ये क्या होता है। जिन्वू बोला ये दूसरे गेट जैसा नहीं है, इससे बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, या तो ये डंजन खुद ब्रेक हो जाए या कोई बॉस को हरा दे। ये डंजन हमें पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग करता है जिसके वजह से हम कोई मदद नहीं बुला सकते। तभी उन पर एक एरो से अटैक होता है जिसके वजह से एक हंटर मारा जाता है। हान भी इस एरो से मरने वाली थी पर जिन्वू उससे बचा लेता है और इसे बी रैंक की हंटर देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि ये हमला आइसेल्फ ने किया होता है। जिन्वू उन्हें देख के समझ जाता है कि वो एल्फ उनकी टीम के कमजोर लोगों को मारने आए हैं। वो एल्फ जिन्वू को देख के वहां से भाग जाते हैं।
हान पूछती है वो कौन थे। जिनवू बोला वो आइस एल्फ है, उनके क्रूल नेचर के वजह से हंटर्स उन्हें आइस स्लेयर बुलाते हैं। किम चू की फटी पड़ी है, वो बोला मैं सबको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए वो बी रैंक हंटर को अपने साथ आने को बोलता है। जब एक सी रैंक वाला साथ आने की कोशिश करता है तब वो उसे पीछे धकेल देता है और बाकी बचे हुए को दूसरा ग्रुप बना के मरने को छोड़ता है। तभी उसके ग्रुप की बी रैंक हंटर जिनवू की टीम को ज्वाइन कर लेती है। वो लड़की जिनवू के पास आके बताती है कि किम ने उस एरो को आते हुए देखा नहीं, पर तुमने उसे रोक लिया, इसका मतलब तुम ई रैंक नहीं हो, तुम जरूर उससे ज्यादा हो। किम चू बोला हम सीधा रास्ता लेंगे। तब जिनवू बोला हम जंगल के रास्ते आगे बढ़ेंगे। किम चू और उसकी टीम आगे बढ़ती है। तब उन्हें एक पेड़ पर आइस बियर के पंजों के निशान थे। उसे देख के सब लोग सावधान होते हैं। तभी वहां पर आइस बियर आते हैं। किम चू बोला सब लोग जिंदा रहना। एक आइस बियर किम चू पर हमला करता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए किम चू उस आइस बियर को बीच में से काट देता है। दूसरी तरफ बी रैंक हंटर बोली इन पेड़ों पर आइस बियर के पंजों के निशान है, लगता है ये उनकी टेरिटरी है, हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जिनवू बोला अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं तो हमारा सामना आइस एल्फ से हो सकता है, उनका सामना करने से अच्छा है हम कम इंटेलिजेंस वाले आइस बियर का सामना करना चाहिए। जिनवू की इस बात को सारे हंटर मान लेते हैं। अब ये आइस का इलाका है, इसलिए जिनवू उसकी इन्वेंटरी में से सबको गर्म कपड़े देता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये सब देख के हान पूछती है आखिर आप है कौन। तब जिनवू बोला मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें लेके आया और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसके बदले में तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी और तुम दोनों भी मुझे से कुछ नहीं मांगना और कोई सवाल नहीं करना। तभी वहां पर एक आइस बियर आता है, जिसे देख के जिनवू अपना टाइटल वुल्फ असैसिन कर लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर वो रेड गेट के पास आता है। वो पूछता है अंदर ए रैंक और बी रैंक के हंटर गए हैं तो बच के वापस आ जाएंगे। तब वहां का मैनेजर बताता है किम चू के साथ और भी हंटर गए हैं, जिनमें से जिनवू भी है, मेरा उस पे ध्यान गया था, मेरे ख्याल से वो रिवेकन हुआ है। तभी वहां पर डोंगसो आता है। वो बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगसो बोला वो सब छोड़ो, एक ही रैंक वाइट टाइगर गिल्ड के गेट में क्या कर रहा है, मैं अमेरिका से इसलिए उड़ के आया था, पर वो चूहा इस गेट में फंसा पड़ा है, वो तो मेरे कुछ किए बिना ही इसके अंदर मर जाएगा। मैनेजर सोचता है जिनवू काफी लकी है, जब तक वो अंदर है तब तक डोंगसो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर क्या वो वहां से जिंदा आ पाएगा। डंजन के अंदर सब लोग हैरान थे क्योंकि जिनवू ने उन सभी आइस बियर को हरा दिया था। अब रात को वो सभी बियर मिट की पार्टी कर रहे थे। वही वो दोनों लड़कियां हैरान थी क्योंकि इतने सारे बियर को मारने के बाद भी जिनवू ट्रेनिंग करने गया है। दूसरी तरफ जिनवू सीधा इस बियर के गुफा के पास गया है। वो उन सब को ठिकाने लगाना चाहता है, इसलिए वो उसकी आर्मी को समन करता है। जिनवू ऑर्डर देता है ये तुम्हारा पहला मिशन है, इन सारे आइस बियर को खत्म कर दो। जिसके बाद जिनवू की आर्मी और उन बियर में युद्ध छिड़ जाता है। वो बियर्स काफी पावरफुल है पर जिनवू की आर्मी भी कुछ कम नहीं। जब बियर कुछ सोल्जर को मार देते हैं तब वो वापस खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अनडेड है। जिनवू सोचता है जितना मैंने सोचा था ये उससे अच्छा कर रहे हैं, पर ये मेरी एमपी खत्म कर रहे हैं। तभी उन आइस बियर का लीडर वहां आता है, जिसकी ताकत बाकी सब से कई ज्यादा थी और वो आसानी से सोल्जर के झुंड को हराता जाता है। वो जोर से रोर करता है जिससे जिनवू के सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं और उसका माना भी 0 हो जाता है। अब वो उस बियर से लड़ने के लिए इगरिस को भेजता है। वो बियर इगरिस पर हमला करता है पर इगरिस के सामने वो बियर टिक नहीं पाता। इगरिस उसके साथ वैसे खेल रहा था जैसे उसने जिनवू की पिटाई की थी। वो बियर के पैरों पे हमला करके उसके घुटनों पे ले आता है। फिर वो उस लड़ाई को उस बियर की गर्दन काट के खत्म करता है। ये सब देख के जिनवू हैरान होता है। उसने सोचा हमारे लड़ाई के वक्त इसने तलवार यूज की होती तो डेफिनेटली मैं मारा जाता। जिनवू को अब रियलाइज होता है कि अब वो इगरिस के लेवल पे आया है या फिर अभी थोड़ा कमजोर है। इगरिस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और जिनवू उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किम चू को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके पार्टी के बाकी मेंबर्स मारे जा चुके हैं। वो बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट को जरूर ज्वाइन करूंगा, पर सिचुएशन को देख के उसकी फटी पड़ी है। तभी आइस एल्फ उसके बचे कूचे मेंबर को मार देते हैं। ये देख के किम चू हिम्मत हार जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे भागते हुए एल्फ का लीडर देख रहा था। जिनवू अराइज कहता है जिससे उन बियर्स की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है। अब उसकी आर्मी और भी बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ गेट के बाहर 3 घंटे बीत गए हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन, इसलिए डोंगसू को लगता है जिनवू मर गया होगा, इसलिए वहां से जाने लगता है। तभी वो पूछता है जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है तो वो इसके अंदर कैसे गया। गेट मैनेजर बोला वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी क्वेस्ट को देखना चाहता था इसलिए मैंने उसे लेके आया। ये बात डोंगसो को हजम नहीं होती इसलिए मैनेजर को मारने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ माइक आके पकड़ता है।
वो बोला इसे छोड़ दो। डोंगसो बोला क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है। इससे माइक का गुस्सा बढ़ता है और दोनों की पावर क्लैश होने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं। तभी वो बीच में आता है और उन्हें रोकता है। वो बोला आप दोनों ने खुद को काबू किया ना होता तो आज मैं मेरे दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता आप क्या सोच के उसके पीछे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद उसका रैंक चेक किया था। वो अभी भी ई रैंक हंटर है। आपके भाई को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा है। डोंगसो बोला तुम झूठ बोल रहे हो, लगता है मेरे भाई को वू ने मारा है। वो बोला तो आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी भी नहीं समझे, वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी डोंगसो को मैसेज आता है जिसे देख के वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डंजन में किमचू चलते हुए उस जगह पहुंचता है जहां जिन्वू ने आइस बियर की कब्र बना के रखी थी। ये नजारा देख के उसे लगता है ये उन एल्फ का काम है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। अब वो जिन्वू की पार्टी के पास पहुंचता है जो आराम से हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पीना चल रहा है। किमचू पूरी तरह से बौखला जाता है। तुम यहाँ मजे कर रहे हो और वहां मेरी टीम के सारे लोग मारे गए। सिर्फ तुम्हारे वजह से हमारे पास खाना और गियर नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। पाक ने भी तुम्हारी टीम इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उससे ये सब मालूम था। तुम सब अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो उन पे हमला करने जाता है वैसे ही जिन्वू आके उसे रोक देता है और उसके एक चमाट से किमचू उड़ के दूर जाके गिरता है। जिन्वू बोला तुमने अपने टीम मेट को मरवा दिया और यहाँ आके हमें खतरे में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस छुपा नहीं सकते, बाहर आ जाओ। तभी वहां पर बहुत सारे आइस एल्फ आ जाते हैं। उनके साथ उनका बॉस भी था। वो बोला इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल है। वही जिन्वू उसकी बात को समझ सकता था, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिन्वू को लगता है ये सिस्टम की वजह से है। एल्फ बॉस आगे बोला ये अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकते हो। इसने मुझे कहा था ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। जब तक एल्फ बॉस अपनी बात खत्म करता तब तक जिन्वू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है। अब जिन्वू उस पे भी हमला कर देता है जिसे वो आसानी से ब्लॉक कर देता है। इस अटैक से जिन्वू समझ जाता है कि एल्फ बॉस उससे ज्यादा ताकतवर है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, तुम इंसान नहीं हो फिर भी इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? जिन्वू को समझता नहीं कि उसका क्या मतलब है। वो बोला हमें आवाजें सुनाई देती है जो इंसानों को मारने को कहती है, पर तुम्हारे केस में ये सुनाई नहीं दे रही, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारे पीछे के लोगों को हमें सौंप दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्वू सोचता है सिस्टम के वजह से मैं एक प्लेयर बन गया हूँ, इसलिए इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आगे जिन्वू बोला तुम कौन हो और इंसानों से क्यों लड़ रहे हो? एल्फ बॉस कुछ बताने लगता है तभी वो ग्लिच हो जाता है और बोला इंसानों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वू को समझता नहीं कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इस पे ध्यान नहीं देता और उसके प्रपोजल को रिफ्यूज करता है। एल्फ बॉस बोला तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, तुम्हें पता है ना हमारा नंबर तुमसे ज्यादा है। ये सुन के जिन्वू स्माइल करता है और अपनी आर्मी को सम्मन करता है जिसमें अब बीएस भी शामिल हो गए हैं। इनको देख के बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। अब उन दोनों की आर्मी आपस में लड़ना शुरू करती है। ये सब देख के जिन्वू के टीममेट्स वहां से दूर भागने लगते हैं। तब कुछ आइस एल्फ उन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी जिन्वू आके उन्हें खत्म कर देता है। अब एल्फ का बॉस भी लड़ाई में खुद जाता है। वो जिन्वू की आर्मी के सोल्जर को मारते हुए जिन्वू तक पहुंच जाता है। जिन्वू सोचता है एल्फ बॉस बहुत ताकतवर है, इसे हराना काफी मुश्किल होगा। एल्फ बॉस बोला मेरा नाम बारुका है और तुम्हारा? संग जिन्वू। अब दोनों की फाइट शुरू होती है। बारुका लड़ाई में जिन्वू का वेपन नीचे दबा देता है। जिन्वू उसे फिर से सम्मन करके उस पर हमला करता है, पर इसे बारुका रोक लेता है। ये पैतरा इगरिस पे काम आया था। बारुका की एक किक से जिन्वू दूर उड़ जाता है। तभी जिन्वू के मेज बारुका पर बड़े से फायर बॉल से हमला करते हैं। इस हमले से बड़ा धमाका होता है जिससे किमचू को होश आता है। अपने सामने जिन्वू को देख के वो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल के वो उस पर हमला करने जाता है। अब जिन्वू के सामने से बारुका और पीछे से किमचू उस पे हमला करने आ रहा है। तभी स्नो के अंदर से एक न्यू सोल्जर बाहर आता है। हम कुछ सेकंड पहले का नजारा देखते हैं। तब जिन्वू ने इगरिस को सम्मन किया, तब उसने स्नो को उड़ा के चीजें छुपा ली और अगले ही पल अपनी तलवार किमचू की छाती में घुसा दी। अब उसके मरने के बाद जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है जो काफी पावरफुल था और उसके हमले से बारुका भी पीछे हो जाता है। जिन्वू उसका नाम आयन रखता है। आयन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे बारुका उस पे पहले हमला करने जाता है, पर बारुका के लिए आयन की मूवमेंट बहुत स्लो थी, इसलिए वो आयन के हमले से बचता रहता है। वही ये सब जिन्वू के टीममेट्स छुप के देखते हैं। हान बोली मिस पार्क क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं हंटर कैसे बन पाऊंगी? वो बोली ऐसी लड़ाई मैं भी पहली बार देख रही हूँ। बारुका बोला ये मेरा सामना नहीं कर सकता, तुम दोनों भी साथ में आ जाओ। अब जिन्वू इगरिस साथ में लड़ने लगता है। इसके बावजूद बारुका उनको टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयन उसकी स्किल का यूज करता है
जिसके वजह से बारूका फिर से उस पे हमला करने जाता है। इस मौके का फायदा उठा के जिन्वू और इगरिस उस पे अटैक करते हैं। बारूका इगरिस के अटैक से बच जाता है पर जिन्वू के अटैक से नहीं बच पाता, पर बारूका को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू बोला तुम स्ट्रांग हो पर तुम्हारी आर्मी नहीं। अब वो देखता है कि संग जिन्वू की आर्मी ने उसके सारे आइस एल्फ को मार डाला है। जिन्वू बारूका पर उसका हथियार फेंक के मारता है। बारूका को ये जिन्वू की बेवकूफ़ी लगती है, तभी जिन्वू उसका रूलर्स हैंड का इस्तेमाल करता है जिससे वो हथियार बारूका की तरफ जाता है, जिसे ब्लॉक करने की चक्कर में उसका हथियार टूट जाता है। जिन्वू आयन को बुलाता है जो बारूका को अपने हाथों से जकड़ लेता है। ये देख के सभी मेज उस पर अपने फायर बॉल का हमला करते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था। वो बिना हथियार के आयन को चिर डालता है और चिल्लाता हुआ बोला वो सबको मार डालेगा। लेकिन जिन्वू पहले ही अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर चुका था और उसने अपने हथियार को बारूका के पेट में घुसा देता है। बारूका बोला ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तभी पीछे से आयन खड़ा होता है और अपने हथौड़े से बारूका का खेल खत्म करता है। इस जीत के बाद जिन्वू का 2 बार लेवल अप होता है। आयन अभी भी अपने हथियार से उसके बॉडी पर हमला करता रहता है। जिन्वू उसे रोक के ओवर रिएक्ट करने से मना करता है। तब आयन इगरिस को देखता है तो वो भी वहां से चला जाता है। तब आयन वहां खड़े कुछ मेच के साथ सेलिब्रेट करता है। अब डंजन का बॉस हार गया था, इसलिए डंजन का गेट भी खुल जाता है। लेकिन बाहर जाने से पहले जिन्वू बारूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं डंजन के बाहर 7 घंटे बीत चुके थे, यानी अंदर 1 हफ्ता। आहान माइक से बोला मैं यहाँ संभालता हूँ, आप वापस जा सकते हैं। माइक बोला अंदर मेरे लोग हैं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी उस गेट का कलर ब्लू होता है और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं। ये देख के माइक को लगा ये जरूर किम चू होगा, पर उसमें से जिन्वू और उसकी टीम बाहर आती है। तब माइक ये देख के चौंक जाता है कि डंजन का गेट गायब होता है। उसने पूछा बाकी के हंटर कहाँ है, किम कहाँ है। सिर्फ लो रैंक हंटर सर्वाइव कर पाए, आखिर डंजन में क्या हुआ। जिन्वू हान को बोला चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी माइक उसे रोकता है, बोला मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पर जिन्वू बोला मैं पहले से ही थका हुआ हूँ, तुम गिल्ड से बात करो। जिन्वू के ऐसे बर्ताव से माइक को गुस्सा आता है। वो जिन्वू को रोक के बोला ये एक ऑर्डर था या फिर एक धमकी, हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है। मैं इंचार्ज हूँ तो मैं तुमसे पूछताछ कर सकता हूँ। जिन्वू बोला मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स बचाए हैं तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुन के माइक शांत हो जाता है और उसके किए के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जिन्वू हान को लेके चला जाता है। माइक पार्क को पूछता है उस लड़के की दिक्कत क्या है। वो बोली मालूम नहीं, बॉस को हराने के बाद उसका मूड अचानक बदल गया। तब माइक आहान से बोला मुझे वो बंदा अपने गिल्ड में चाहिए। जिन्वू हान को उसके घर छोड़ देता है, जहां वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे मिस्टर सन की जगह उसे जिन्वू बुलाती है और बोलती है हम जल्दी वापस मिलेंगे। वही ये सुन के वो भी हैरान हो जाता है। जिन्वू सोचता है डंजन में उसका टाइम वेस्ट हुआ है और वहां पर उसके काम का बस एक डैगर मिला है। और जब उसने बारूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की पर उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए क्योंकि उसकी ताकत जिन्वू से कई ज्यादा थी। घर आने के बाद वो रिग्रेट करता है कि ये तीसरी बार है जब उसने किसी इंसान की जान ली है। अगली सुबह रेड के लिए जिन्हो उसके घर पहुंच जाता है। जिन्वू बोला चलो साथ में, हमें किसी को साथ में लेना है, और वो किसी और हान होती है। वो फिर से जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है, जो देख के जिन्हो शॉक हो जाता है। जिन्वू बोला क्या तुम रात को ठीक से सो पाए। हान बोली नहीं क्योंकि काफी लेट हो गया था। इन दोनों की बातें सुन के जिन्हो को लगा इनका कोई चक्कर चल रहा है। उसे लगा इन दोनों ने रात एक साथ बिताई है। वो बोला बॉस हान अंडर एज है। जिन्वू बोला तो क्या हुआ। ये सुन के एक और झटका लगता है और चुपचाप अपनी रेड की जगह की तरफ गाड़ी चलाता है। यह डंजन के अंदर जिन्हो हैरान है क्योंकि शैडो सोल्जर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रहे थे। वो बोला बॉस ये क्या है। जिन्वू बोला लगता है तुमने इन्हें पहले नहीं देखा, ये मुझे मिलने वाली स्किल में से एक है। आयन जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी जिन्वू एक चुटकी बजा के अगले काम पे भेज देता है। अब उन्होंने माइनिंग चालू कर दी। ये देख के जिन्हो खुद को यूजलेस समझने लगता है और बोला बॉस मुझे कम से कम एसेंस स्टोन इकट्ठा करने दीजिए। तभी एक सोल्जर आके उसे एसेंस स्टोन देता है। दुनिया के किसी कोने में कुछ हंटर्स बेहोश पड़े हैं और एक हंटर एक आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो आदमी बोला मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। वो बोला मैं इंसान हूँ, मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ जिन्हो और जिन्वू उनके 19 रेड्स पूरी होने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। जिन्वू बोला अब तुम्हारा क्या प्लान है। वो बोला अब एसोसिएशन का एग्जाम देके गिल्ड मास्टर का कार्ड लेना है और अपने पिता को मनाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है। जिन्वू बोला कहीं दूर जाऊंगा और थोड़ा घूम लूंगा। जिन्हो बोला तो बॉस आप मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो तो ठीक है, इस लास्ट पैक की कसम आज के बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरा एक बड़ा भाई है पर हम कभी एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और दूसरी तरफ आप है जिन्होंने मेरी जान भी बचाई और मेरी हर तरफ से मदद की। मैं यही सोचता हूँ काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिन्वू उसका एक पैक भरता है और चीयर्स करते हुए बोला ऐसा है
तो तुम अब से मेरे छोटे भाई हुए। ये सुन के जिन्हो बड़े भैया करके और पीने लगता है और बोला आज पूरा बार खाली कर दूंगा। जिन्हो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। दूसरी तरफ वो आदमी एक कमरे में कैद है। वहां खड़े दो लोगों में से एक बोला ये एक विदेशी है जो 10 साल पहले एक डंजन में अटक गया था। जब उसे रास्ता मिला तो वो किसी तरह अमेरिका में निकला, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इंसान की शक्ल में कोई मैजिकल बीस्ट हो सकता है। इसे इंग्लिश नहीं आती इसलिए ट्रांसलेटर को बुलाया है। इसने अपना नाम सन इवान बताया है। दूसरा आदमी बोला तो तुमने डोंगसो को बुलाया है। अब जिन्वू कहीं जाने के लिए निकलता है और अपनी बहन को बताता है कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है, उसे वापस में 1 हफ्ता लग जाएगा। जीना उसे सवाल पूछने लगती है, तब वो बोला दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। जिन्वू उसी डंजन कैसल के पास खड़ा होता है जहां उसने सर्बरस को हराया था। उस वक्त उसका लेवल 20 था, अब वो और 3 गुना ज्यादा ताकतवर बनकर आया है। जिन्वू अपनी की से दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही उसे क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव दिखते हैं जिसमें उसे 10,000 डेमन सोल्स जमा करनी है। वो बोला 1 सेकंड, क्या यहाँ पर इतने सारे डीमंस रहते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 हो या 10 लाख, मैं मेरी माँ के लिए सबको काट डालूंगा और एलिक्सर ऑफ लाइफ अपनी माँ के लिए हासिल करूंगा। दूसरी तरफ जिन्हो अपने बाप के सामने उसे गिल्ड मास्टर बनाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है उसका बड़ा भाई गिल्ड को अच्छे से नहीं चला रहा है। उसका बाप बोला मैं जानता हूँ तू किसके दम पे इतना उछल रहा है और तू कैसे गिल्ड मास्टर का कार्ड हासिल किया। मैं तुझे गिल्ड मास्टर बना दूंगा अगर तू संग जिन्हो को अपने गिल्ड में लेके आया तो। ये सुन के जिन्हो उसके बाप की बात मान जाता है। दूसरी तरफ जिन्हो को पता चला कि वो इन डीमंस की सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतने डेमन को टपकाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे एक एंट्री परमिट मिलता है जिसके वजह से वो अगले फ्लो पे जा सकता है। साथ ही में उसे एक बड़ी रोशनी दिखती है जहां पहुंचकर अगले फ्लो पे वो जा सकता है, पर चल के थक गया था इसलिए वो आइस बियर के लीडर को सम्मन करता है। वो बियर जिन्वू को लेके आगे भागने लगता है और बीच में आने वाले डीमंस को चींटी की तरह मसलते हुए जाता है। उसके इस कारनामे से खुश होकर जिन्वू उसे बोला आज से तेरा नाम टैंक होगा। दूसरी तरफ हम चाहे को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियां एडमायर कर रही थी, पर वो मिस्टर चोई से की गई बात को याद कर रही थी जो जेजू आइलैंड को राज रखना चाहता था पब्लिक के लिए, पर चाहे उससे सबको बताना चाहती थी। चोई बोला हमें अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जो आगे हमें बहुत काम आएगी। दूसरी तरफ जिन्वू ने बहुत सारे डेमन को खत्म किया है। जब मुझे की मिली थी तब मुझे लगा ये एस रैंक मिशन है, पर मुझे अब तक बी रैंक मॉन्स्टर मिले हैं। उनकी संख्या बहुत है और हर बढ़ते फ्लो के साथ उनकी पावर भी बढ़ रही है। अभी तक तो काफी आसानी से आगे बढ़ रहा था। अगर ये डंजन टावर की तरह है तो यहाँ पक्का 100 फ्लो होंगे और आखिरी फ्लो तक बढ़ते हुए वो कितना ताकतवर हो जाएगा। अब 4000 सोल्स जमा करके वो अपना फूड सप्लाई चेक करता है। आगे कुछ वक्त बाद जिन्वू 10,000 सोल्स जमा कर लेता है। ये करते हुए वो 50वें फ्लो पे पहुंच जाता है जहां एक मॉन्स्टर की आर्मी उसका इंतजार कर रही थी और उनके बॉस का नाम रेड कलर में शो हो रहा था। दूसरी तरफ आहान कहता है उसकी बहन ने बोला वो बाहर गया है, पर उसका लोकेशन सिटी के बीचों बीच गायब हुआ है। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। डंजन में जिन्वू बोला मैं बॉस से लड़ूंगा और बाकी चिल्लर को तुम सब संभालो। उसकी आर्मी उसके ऑर्डर मान के उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। उसका लेवल अप होने से उसके लिए शेडो आर्मी को और मैजिकल पावर को अच्छे से संभालना आसान हो गया है। जिन्वू उस बॉस पे अपनी नजरें बनाए था, लेकिन तभी वो बॉस वहां से गायब होता है और उस पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और उस मॉन्स्टर को पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के जिन्वू भी हैरान है, मैंने तो बस उसे पंच किया, मेरी ताकत इतनी कब बढ़ी। तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। जिन्वू खतरे को भाप लेता है और आयन को आवाज लगाता है। आयन अपनी शील्ड जिन्वू की तरफ फेंकता है जिसका इस्तेमाल करके जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, पर वो मॉन्स्टर हमला करता रहता है। ये मोटा इतना तेज कैसे हमला कर पा रहा है? पर जिन्वू मौका देख के उसके पीछे जाके उस पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो शॉक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके अटैक को एंटीसिपेट कर सकता था। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर है और जिन्वू को उसकी सिर्फ एक वीकनेस दिखती है और वो है उसका सर, इसलिए जिन्वू वहां से भागने लगता है। अब वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे सामने एक बिल्डिंग दिखती है। जिन्वू उसके ऊपर जाता है और ज्यादा तेजी के वजह से वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से टकरा जाता है। अब इसका फायदा उठाते हुए जिन्वू अपना हथियार सम्मन करके उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और एक ही वार में उसका खेल खत्म कर देता है और इसके रिवॉर्ड की तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री की फ्रैगमेंट मिलती है। दूसरी तरफ इवान को डोंगसो इंटरोगेट करने आता है। मैंने सुना है कि तुम बात करने वाले मैजिक बिस्ट हो। वो बोला मैं पहले ही 100 बार बता चुका हूँ मैं इंसान हूँ, तुम्हें चाहिए तो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। पर डोंगसो बोला चुप बेनूबड़े, जब तक मैं तुझसे कुछ न पूछूं तब तक अपना मुंह बंद रख। तेरे वजह से मुझे मेरा मजा छोड़ के आना पड़ा।
वो इसे इग्नोर करके बोला, इंसान डंजन गेट और मैजिक बिस्ट के बारे में क्या जानते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, डंजन्स गेट्स तो कुछ भी नहीं है, जो ताकत सारी दुनिया को तबाह कर सकती है वो जाग चुकी है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, पर मेरा एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। डोंगसो को ये सब बेमतलब लगता है। वो बोला, इसकी चिंता तू मत कर, इस दुनिया में बहुत सारे हंटर्स हैं, हम सब मिलके इसे हैंडल कर लेंगे। इवान बोला, जो खतरा आने वाला है उसके सामने नंबर्स कुछ नहीं कर सकते। जिन हंटर्स की तुम बात कर रहे हो उन्हें ही हमारे खिलाफ कर दिया जाएगा। डोंगसो बोला, एक मैजिक बिस्ट के बीवी और बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका नाम याद है? वो बोला, मेरे बेटे का नाम संग जिनवू है। डोंगसो बोला, तुम्हारा बेटा मर चुका है। डोंगसो उसे डराने के लिए अपनी पावर दिखाने लगता है, पर इससे इवान को भी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू की शैडो आर्मी और भी मॉन्स्टर्स को मार रही है। जिनवू बोला, ये लड़ाई वन साइडेड हो गई है, तुम्हें क्या लगता है? अरे ये क्या अनडेड को भी डर लगता है क्या? अब वो पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब जिनवू का फिर से लेवल अप होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक सिटी का छोटा हिस्सा तबाह हो गया है। एस रैंक हंटर्स के बीच की लड़ाई पूरे सिटी को बर्बाद कर सकती है। हम लक्की हैं कि ये लड़ाई इस एरिया में रही और ये सब कुछ सेकंड में हुआ और डोंगसो ये सब होने से पहले ही हार गया था। डंजन में जिनवू के पास खाना खत्म हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो 75वें फ्लो पे है। यहाँ तक पहुंचते हुए उसे लेवल 50 के बॉस से इयररिंग्स मिली और 75 फ्लो वाले से एक नेकलेस। इसका इस्तेमाल करने से उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन अभी एक और स्लॉट खाली है, मतलब आगे और एक बॉस बाकी है। साथ ही उसे एक मैजिक बॉल मिली है जो उसके कुछ काम का नहीं, पर वो उसके मेज की फायर पावर बढ़ा देगा। उसका एक लास्ट रिवॉर्ड एक लूट बॉक्स है जिसमें से उसे एक की मिलती है, पर उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं होती। अभी के लिए इतना काफी है। एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 2 इंग्रेडिएंट मिल गए हैं। जब मैं अगली बार आऊंगा तो इस मिशन को पूरा करके जाऊंगा। जिनवू डंजन से बाहर आता है। अब उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए डेमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। डंजन में मेरा लेवल बड़ा है, लेकिन मैं अभी भी ऑफिशियल ई रैंक हंटर हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन इस रैंक के साथ मैं किसी हाई लेवल डंजन रेड में नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे इस नाटक को बंद करना होगा। दूसरे दिन हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां हंटर्स अपनी रैंक चेक करने आते हैं। वहां पर आहान का जूनियर भी था, जिसकी नजर जिनवू पर जाती है। वो तुरंत माइक को कॉल करता है। वो बोला, यहाँ पर मिस्टर संग आए हैं, लगता है वो अपनी रैंक को रिचेक करने आए हैं। ये सुन के माइक हैरान होता है और दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाने निकलता है। जिनवू रैंक रिचेक करने के लिए क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है, लेकिन मशीन में एरर दिखता है। ऑपरेटर उसे फिर से उसे टेस्ट करती है, लेकिन फिर से एरर आता है। उसे लगता है कि मशीन खराब हो गई है। तभी उसका सीनियर वहां आता है, जिसके पूछने पर वो बताती है कि मशीन शायद खराब हो गई है। बार बार चेक करने पर उसमें एरर दिखा रहा है। वो सीनियर जब चेक करता है तब मशीन फिर से एरर दिखाती है। वो बोला, ये मशीन खराब नहीं हुई है। इस एरर का मतलब है कि जिनवू की मैजिकल पावर मशीन के लिमिट से बाहर है, यानी वो इस कंट्री का 10 वाइस रैंक हंटर है। वहीं बिल्डिंग के बाहर हम चोई और वू को देखते हैं, जो एंट्स के बारे में बात कर रहे थे। वो बोला, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। फिर चोई व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट के बारे में पूछता है। वो कौन था जिसने उनके लोगों को बचाया? मैंने सुना है वो उनके गिल्ड का हिस्सा नहीं है। वो बोला, वहां पर सारी चीजें खत्म होने से पहले मैं जा चुका था, इसलिए मुझे भी मालूम नहीं। तभी उन्हें बिल्डिंग से शोर सुनाई देने लगता है, तो वो दोनों बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वही बिल्डिंग में सभी लोग जिनवू को देखकर हैरान हो रहे थे और वो सीनियर उसे बता रहा था कि अभी उनके पास उसे रिचेक करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, तो वो 3 दिन बाद यहाँ वापस आने के लिए बोलता है। तब तक नई मशीन यहाँ आ जाएगी और रिचेक करने के बाद उसका लाइसेंस भी अपडेट कर दिया जाएगा। तभी वहाँ चोई और वू पहुंच जाते हैं। चोई जिनवू को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। जिनवू जाने के लिए निकलता है, तब चोई सामने से बोला, मैं हूँ चोई हंटर गिल्ड का मास्टर। अगर तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहूंगा। पर जिनवू बोला, सॉरी पर मुझे कहीं और जाना है। जिनवू के ऐसा करने से चोई शॉक होता है। वो वू से बोला, क्या मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ? वो हामी भरता है। चोई बोला, कहीं मैं घमंडी तो नहीं हो रहा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जिनवू की प्रेजेंस पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ माइक भी पहुंच जाता है। चोई सोचता है इसका गिल्ड तो यहाँ से बहुत दूर है और वो यहाँ पर दौड़ता हुआ आया है। अब मैं समझ गया, यानी जिसने रेड गेट को क्लियर किया था वो यही है। माइक भी अपने सामने चोई को देखकर हैरान हो जाता है और चोई उससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनवू अपनी माँ के पास बैठा था। वो बोला, माँ आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कभी भी उठकर मुझसे बात करने लगोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको ठीक कर दूंगा। जैसे ही जिनवू वहां से बाहर निकलता है, उस रूम के बाहर वो खड़ा था। वो बोला, सर्विलेंस टीम का काम हंटर्स पर नजर रखना होता है, पर लगता है हमारी आंखें भी धोखा खा गई।
जिनवू बोला क्या तुम मुझे एक क्रिमिनल की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? वो बोला नहीं, सर्विलेंस टीम का काम है हंटर्स को कंट्रोल करना, लेकिन एस रैंक के मामले में हम भी पावरलेस हैं। तुमसे कोई और मिलना चाहता है और हम देखते हैं कि वो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो है। तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो, इसलिए हम तुमसे सबसे पहले मिलना चाहते थे। जिनवू बोला पर अभी तो रिचेक होनी बाकी है। प्रेसिडेंट वो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए था ताकि हम तुमसे मिल सके। इस पूरे देश को गवर्नमेंट नहीं हंटर्स चलाते हैं, ऐसे में सारी पावर सिर्फ यहाँ के 5 गिल्ड में बटी हुई है। वो भी हंटर एसोसिएशन का टॉप लेवल हंटर है, लेकिन उसका रैंक भी सिर्फ ए है। इसलिए हम ऐसी पावर बनना चाहते हैं जो कि सभी हंटर्स के गिल्ड्स को कंट्रोल कर सके। पर अभी के लिए सारे गिल्ड आपस में बैलेंस बनाए हुए हैं, लेकिन अगर तुम किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमें ज्वाइन करो और मैं तुम्हें एक अच्छी सी पोस्ट दिलाने का वादा करता हूं। जिनवू सोचने लगता है, अगर मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। सभी लोग प्रेसिडेंट को की बात मानते हैं। वो इस कंट्री के सबसे पहले एस रैंक हंटर हैं। मैं अभी भी लेवल अप कर रहा हूं और उन्होंने कब का हंटर का काम छोड़ दिया है, फिर भी वो मेरे लेवल पर हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो 80 साल के हैं। काफी सोचने के बाद जिनवू इस ऑफर को मना कर देता है। प्रेसिडेंट को सोचते हैं ये भी बाकी के हंटर्स जैसा ही निकला, इसने भी आखिर में पैसों को ही चुना। तभी जिनवू बोला मेरी जगह बैटलफील्ड पर है, मैं मॉन्स्टर से लड़ना चाहता हूँ। ये सुन के गो शॉक हो जाते हैं। आखिरी बार मेरा दिल ऐसे कब धड़का था, मैं उसकी आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर ये मुझे 10 साल पहले मिला होता तो मैं इसके साथ खड़ा होकर लड़ सकता था। मैं समझ गया, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। वो बोला हंटर एसोसिएशन के पास सिर्फ ए और डी रैंक गेट्स होते हैं। अगर मैं उनका ऑफर मानता तो मुझे ऊपर के लेवल के डंजन में जाने का मौका नहीं मिलता। मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है क्योंकि मुझे मेरी माँ को ठीक करना है। दूसरी तरफ हम डोंगसो को देखते हैं, जिसे इवान ने बुरी तरह से तोड़ के रखा है। तभी वहां पर अमेरिका के हंटर गिल्ड का डायरेक्टर आता है। वो बोला क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक मैजिकल बीस्ट था? डोंगसो बोला बिल्कुल, ऐसी ताकत किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। डायरेक्टर बोला हम उसे ढूंढ तो रहे हैं पर हमें नहीं लगता कि हम उसका कुछ कर भी पाएंगे। डोंगसो याद करता है कि इवान ने वार्निंग दी कि मेरी फैमिली से दूर रहना, और ये मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। डोंगसो खुद पे गुस्सा करते हुए बोला मैं इतनी बुरी तरह से कैसे हार सकता हूँ, और वो इवान को हराने के लिए आर्टिफैक्ट्स को यूज करने के बारे में सोचने लगता है। आर्टिफैक्ट्स कई तरह के होते हैं जिससे हंटर्स अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं और इन्हें बेचने के लिए ऑनलाइन ऑक्शन भी होते हैं। जिनवू को भी कुछ आर्टिफैक्ट्स चाहिए क्योंकि उसे डेमन कैसल में जाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहता है, लेकिन उनके दाम कुछ ज्यादा ही हाई थे। तभी वो स्फेयर ऑफ एवरेज को बेचने के बारे में सोचता है, पर वो इस आइडिया को ड्रॉप करता है क्योंकि सब सोचने लगेंगे कि एक ए रैंक हंटर के पास ये स्फेयर आया कैसे, और मैं किसी हाई रैंक गेट में गया ही नहीं। तभी उसे ऑनलाइन एक गिल्ड की रिक्रूटमेंट दिखती है जहां वो माइनिंग के लिए लोगों को भर्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट गो बोले ये फाइल्स 4 साल पुरानी है, लगता है कि मैं किसी और इंसान से ही मिलकर आया हूँ। क्या उसने अपनी रैंक छुपा के रखी थी? वो बोला ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कई बार बुरी तरह से घायल होकर आया है। इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वो बार बार डंजन में जाता रहा क्योंकि वो अपने घर में इकलौता कमाने वाला है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे देने हैं और अपनी बहन को पढ़ाना है, और अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि वो हंटर्स गिल्ड के मिशन पर जा रहा है। ये सुन के प्रेसिडेंट गो को लगता है कि वो भी पैसों के पीछे ही जा रहा था और कल सब कुछ उसने झूठ बोला, पर वो उन्हें बताता है कि वो एक माइनर की तरह जा रहा है। ये सुन के प्रेसिडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि जिनवू तो सच में एक मिस्ट्री है, आखिर वो करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ जिनवू माइनर की तरह गेट के पास पहुंच जाता है। चोई कुछ हंटर्स के साथ डंजन में पहुंचा हुआ था और उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर थे। वो अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर हमला करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अकेले हमले से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। पर क्योंकि फायर को कहीं जाने की जगह नहीं थी तो वो घूम फिर कर वापस आने लगती है, तो उसके साथ आए सभी टैंक सामने आकर अपनी शील्ड रख देते हैं, जिसके वजह से वो चोई की फायर से बच जाते हैं। चोई बोला मैंने अपनी पावर को काफी कंट्रोल किया है, क्योंकि डेड बॉडीज की जगह राख ना मिले तो जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करो, फिर आके हम बॉस को हराएंगे। और जो स्मेल से सेंसिटिव है वो अपनी नाक को ढक कर ही रखें। जिसके बाद वो सभी लोग डंजन से बाहर आते हैं। जिनवू बोला इन्होंने बॉस को छोड़कर सभी को हरा दिया, वो भी इतनी जल्दी। कल मुझे ये तो पता लग गया था कि चोई ताकतवर है, लेकिन वो एक ए रैंक डंजन से सभी को बिना किसी खरोंच के बाहर ले आया, वो तो सच में कमाल का है।
इसके बाद गेट से चाहे भी बाहर आती है, जो कि हंटर्स गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट है और इस कंट्री की 9वीएस रैंक हंटर है। इसका ऑरा तो सच में काफी पावरफुल है। तभी चाहे को किसी का एहसास होता है, लेकिन वहां देखने पर उसे कुछ नहीं दिखता। जिन्वू ने सोचा ये तो काफी ज्यादा शार्प निकली। अब माइनस की टीम डंजन के अंदर चली जाती है। वहीं जाते हुए जिन्वू एक आदमी से टकरा जाता है। वो बोला, अरे ओ तुझे देख के चल और अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन जिन्वू उसे घूर कर देखता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है और दुम दबाकर वहां से भागता है। इसके बाद जिन्वू जब माइनिंग शुरू करता है, सभी लोगों को यकीन नहीं होता कि वो सच में ही रैंक हंटर है। इसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, पर जिन्वू अपने बॉस से कहता है कि वो इस एरिया को क्लियर करके बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही वो सब लोग वहां से जाते हैं, सब कुछ छोड़ के वो बॉस की तरफ जाने लगता है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, मैं इस मौके को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मुझे इसे हराना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे और हंटर गिल्ड का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर मैं उससे थोड़े बहुत घाव देकर बाहर तो आ ही सकता हूँ। अब वो अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं कि वो चाहे होती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?